हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है फल और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि फल का कैसे निर्माण होता है, किन किन भागों से फल बनता है। साथ ही साथ फल के विभिन्न पार्ट्स को भी देखेंगे कि किस फल में फल भित्ति को हम खाते हैं, किस फल में हम पुष्पासन को खाते हैं, किस फल में हम बाह्य दल को खाते हैं। ये आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के बनते हैं कि हम किस फल के कौन से भाग को खाते हैं। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत इजी ढंग से आपके पास मैं समझाऊं, ये प्रयास करती हूं। आप देख रहे होंगे मेरा चैनल भी बिल्कुल सिंपल है, ना ही मैं किसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती हूं। तो मुझे आशा है कि आपको हर एक टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो पहला फल हम आम ले रहे हैं, दूसरा सेब है जिसमें विभिन्न भागों को दर्शाया जाएगा। तो ये आम में ये क्या है, बाह्य भित्ति है, बाह्य भित्ति जिसे एक्सोकार्प कहा जाता है, एक्सोकार्प कहते हैं। ये मध्य भित्ति है, मध्य भित्ति जिसे मीसोकार्प कहते हैं, मीसोकार्प कहते हैं। और सबसे भीतरी भित्ति जो होती है उसे अंतः भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः भित्ति, इंडोकार्प। एक्सोकार्प, मीसोकार्प और इंडोकार्प, 3 भाग होता है। पार्ट्स ऑफ, ये हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्रूट पढ़ रहे हैं, फल के भाग। अगर सेब की बात करें तो सेब में सबसे अंदरूनी जो भाग होता है पहले उसे समझ लेते हैं, उसके बाद इसे देखेंगे। सबसे अंदर जो होता है वह अंतः फल भित्ति कहलाता है। सबसे अंदर जो होता है यह अंतः फल भित्ति कहलाता है, फल भित्ति। उसके बाद उसका जो बाहरी भाग होता है ये हो गया मध्य भित्ति, मध्य फल भित्ति। और ये आपका हो गया अंड बीज, अंड बीज। और हम लोग सेब का क्या खाते हैं? पुष्पासन खाते हैं, जिस पर पुष्प विराजमान होता है उसे हम लोग खाते हैं, पुष्पासन खाते हैं हमें। फल, फ्रूट्स क्या होता है? परिपक्व अंडाशय, जब अंडाशय परिपक्व होता है तो फल का निर्माण होता है। अंडाशय भित्ति को ही फल भित्ति कहते हैं। फल की अगर फल को परिभाषित करने बोला जाए तो आप कैसे करोगे? निषेचन के बाद पुष्प के अंडाशय से बनी विशेष संरचना को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो वो फल का निर्माण करता है। फल 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला फल होता है सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स, और दूसरा फल होता है असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। जब पुष्प के अंडाशय से फल का निर्माण हो तब उस फल को क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। यानी अंडाशय जब फल में परिवर्तित हो जाए तो उसे सत्य फल कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। ऐसा ये उदाहरण आपका आम है, जिसमें कि अंडाशय क्या होता है? परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है। असत्य फल देखें, फॉल्स फ्रूट, जब फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है। यानी जब अंडाशय से फल का निर्माण ना हो, पुष्प के अलग दूसरे भागों से फल का निर्माण हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे असत्य फल कहते हैं, कूट फल कहते हैं, या फिर फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसका उदाहरण बहुत सारा है, जैसे सेब, नाशपाती, बैगन, रसभरी, कटहल, अंजीर, अंगूर, ये सब बच्चे क्या है? फॉल्स फ्रूट है, कूट फल है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया जाता है और आपको पहचानना होता है कौन सा सत्य फल है और कौन सा असत्य फल है। तो सेब में हम क्या खाते हैं? पुष्पासन खाते हैं, सहतूत जिसे आप तूत बोलते हैं, इसमें हम खाते हैं पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस, है ना। और बैगन का क्या खाते हैं? इसका बैगन का हम लोग खाते हैं बाह्य दल, बाह्य दल पुंज जो होता है उसे बैगन में खाते हैं। अगर पुष्प में देखें तो पुष्प की संरचना इस प्रकार से होगी और इसके बाह्य दल से
किसका निर्माण हो रहा है? बैगन में फल का निर्माण हो रहा है। कहीं पर ये पुष्पासन ही फल में परिवर्तित हो जा रहा है। दूसरा अगर देखें तो दूसरे तरह का जो फल होता है अनिषेक जनन, जिसे पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। ऐसा फल जिसमें निषेचन की प्रक्रिया होती ही नहीं है। बिना निषेचन के जब फल का निर्माण हो जाए बच्चों, तो ऐसे फल को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। आजकल आप बहुत सारे फल देख रहे हैं जिसमें बीज नहीं होता है, बीज रहित फल मिल रहे हैं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका निर्माण जो है वो बिना निषेचन के हुआ है। तो उसमें बीज का निर्माण, बीज कहाँ से होंगे? बिना निषेचन के ही भ्रूण या जीव बन जाना, ऐसे फल को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। ऐसे फल जो निषेचन से बनता है उससे तो आप जानते हो कि वो फल कैसा निषेचित फल हो गया। और ऐसे फल जो होते हैं वो बीज रहित होते हैं। इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। केला हो गया, अनानास, अंगूर, टमाटर, ये सब क्या है? पार्थेनोजेनेसिस के उदाहरण। अनिषेक जनन प्रजनन की वह विधि जिससे मादा युग्मक बिना निषेचन के क्या भ्रूण या नए जीव को विकसित करता है या हो जाता है, ऐसे जनन को अनिषेक जनन कहते हैं। असंग जनन एपोमिक्सिस, ये भी एक जनन की प्रक्रिया है। तो असंग जनन की खोज का श्रेय कौन से बॉटनिस्ट को जाता है? विंकलर को। विंकलर ने 1908 में असंग जनन की खोज की, एपोमिक्सिस की खोज की। विंकलर के अनुसार क्या कहते हैं ये? विंकलर के अनुसार कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। युग्मक संलयन नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, एब्सेंट होगा, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की यह सामान्य विधि है जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना होता है। इसे असंग जनन कहते हैं। यानी पार्थेनोजेनेसिस की तरह यह भी निषेचन के बिना ही जीव का निर्माण होता है। अब देखते हैं अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी क्या होता है? तो परिपक्व अंडाशय से बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक जनन आपको बताया, लेकिन अगर उससे फल का निर्माण हो रहा है तो अनिषेक फलन इसका नाम कहते हैं, जिसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। परिपक्व अंडाशय से बिना निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो विंकलर के अनुसार 1908 में जो विंकलर ने बताया, बीज रहित फलों की उत्पत्ति को अनिषेक फलन कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि बीज रहित फलों की उत्पत्ति अनिषेक फलन कहते हैं। इस प्रकार बीज रहित फलों को अनिषेक फलनी फल या फिर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अगला है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता पोली एम्ब्रियोनी, जब एक ही अंडाशय के अंदर बहुत सारे भ्रूण हों तो उसे बहुभ्रूणता की स्थिति कहते हैं। बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी पौधों की प्रमुख विशेषता है। जिम्नोस्पर्म का ये विशेषता है बहुभ्रूणता। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुभ्रूणता किस तरह के पौधों में पाया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म पाया जाता है। लेकिन एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधों में भी पाई जाती है। सिट्रस जो फैमिली का पौधा है उसमें यह सामान्य घटना है। आप नींबू में देखे होंगे कि उसमें बहुत सारे बीज होते हैं। संतरा में आपने देखा होगा बहुत सारे बीज होते हैं, है ना? तो ये बहुभ्रूणता का केस है। एंजियोस्पर्म में भी, सिट्रस में ये पाया जाता है। बहुभ्रूणता में युग्मनज 2 या अधिक भागों में बंट जाता है। जो जायगोट होते हैं वो 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाते हैं और बहुत सारे भ्रूण का निर्माण करते हैं। प्रत्येक भाग से एक भ्रूण बनता है। इसका एग्जाम्पल है क्रोटोलेरिया, निम्फिया, इन दोनों में देखा जाता है और ये दोनों ही आपके एनसीईआरटी के उदाहरण हैं। तो आपको देखना है क्रोटोलेरिया में और निम्फिया में बहुभ्रूणता का केस पाया जाता है, तो आपको इसे याद रखना है, ठीक है। और बहुभ्रूणता की खोज किसने की? एंटोनी लीeuwenhoek ने 1719 में किया, ठीक है। लीeuwenhoek ने इसकी खोज की, बहुभ्रूणता की।
अगर बहुभ्रूणता का उपयोग देखें तो क्या उपयोग है, तो बहुभ्रूणता या पॉलीइम्ब्रियोनिक कंडीशन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो पादप जनक तथा उद्यान विवों के लिए यह बहुत उपयोगी है। जो गार्डन लगाते हैं, है ना, एक साथ बहुत सारे बीज उनको मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पौधे उगा सकते हैं। या पादप प्रजनक जो पौधे का प्रजनन करवाते हैं, पौधे उगाते हैं, उनके लिए ये बहुभ्रूणता या पॉलीइम्ब्रियोनिक किस बहुत ही लाभदायक है। दूसरा, आम और नींबू प्रजाति के पौधों के लिए न्यूसेलस से प्राप्त भ्रूण का उपयोग बहुत तायत रूप में किया जा रहा है। यानी आम में नींबू की प्रजाति के लिए जो उसमें उसका बीज होता है उसका उपयोग किया जाता है। इससे प्राप्त जो छोटे पौधे होते हैं उनका उपयोग। इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे बच्चे। थैंक यू।